इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? मेरी आवाज़ आ रही है? ऑडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज मैं 10 मिनट्स लेट हो गई एट टाइम की तरफ। कोई दिक्कत है क्या आवाज़ में? और आज की क्लास में हमको करना क्या है स्टूडेंट्स? अपने को गरीबी एक चुनौती हम कर रहे थे, और भारत में खाद्य सुरक्षा, ये दो टॉपिक अपने को आज की क्लास में करने हैं। ठीक है, तो आज हम कर लेते हैं। गारी के बारे में हमने पढ़ लिया था। ये पढ़ रहे थे हम, पॉवर्टी लाइन के बारे में हमने पढ़ा था। विश्व में गरीबी का क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या परिदृश्य चल रहा है, वो हमने किया था और हम यहाँ पे थे। ठीक है, हमें ये करना है यहाँ से। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्पीकर, थैंक। चलो, तो देखिए, हमने कल तक देखा था कि पॉवर्टी कहते किसको है। कल मैंने आपको पॉवर्टी लाइन के बारे में बताया था कि गरीबी रेखा क्या होती है। हम एक बेसिक सा ये ले लेते हैं कि कम से कम आदमी अगर इतना खर्च कर रहा है जिससे उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाए, मतलब वो गरीबी रेखा से ऊपर। अगर वो उतना भी कंज्यूम, इतना भी खर्च नहीं कर पा रहा है कि उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाए, तो मैं इसका मतलब वो गरीब है। भारत में कहा जा रहा है कि लगभग 27 करोड़ जनता अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, तो ये चीजें हमने की थी। अभी इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये देखो, ये ना तेंदुलकर कमेटी, एक SS तेंदुलकर नाम के व्यक्ति हैं, इकोनॉमिस्ट थे, और उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। और उस कमेटी ने क्या बताया? उस कमेटी ने गरीबी को एस्टिमेट करके बताया, गरीबी का आकलन करके बताया। क्या बताया? 1993 में गांव के अंदर क्या कह रहा है कि 507% पॉवर्टी रेशो था। ठीक है, शहरों के अंदर 32% लोग गरीब थे। टोटल 45% लोग जो है ओवरऑल गरीब थे। और 11-12 में आप देखोगे टोटल 22% लोग गरीब हैं। 11-12 में टोटल 22% लोग गरीब हैं। 93-94 में टोटल 45% लोग गरीब थे। ठीक है, यहाँ पे 1993-94 में 404 मिलियन लोग गरीब हैं। 2011-12 में 207 मिलियन लोग गरीब हैं। आपको बस एक आइडिया होना चाहिए इसका, आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, रजनी ने कुछ कहा है। हाँ, तो प्रिंट लेना होता है तो रजनी, इसमें भी क्या दिक्कत है ना? क्योंकि बहुत सारे शब्द पता है क्या होते हैं, आपको अंग्रेजी में समझ आते हैं, बहुत सारे शब्द हिंदी में समझ आते हैं। ठीक है, अब मैं अगर यूं कहूँ ना कि खाद्य प्रसंस्करण, तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं अगर कह रही हूँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो आपको फटक से समझ आ जाएगा। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ अंग्रेजी में अच्छे लगते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ हिंदी में अच्छे लगते हैं, है ना? अब जैसे एक शब्द है उपहार, आप कहोगे यार क्या उपहार, है ना? गिफ्ट कहते ही आपको ऐसे वो जाना पहचाना सा शब्द लगता है। तो इसलिए मैंने ये इस फॉर्म में बनवाने शुरू किए हैं। ठीक है, हालांकि सब जैसा हम ऑर्डर देते हैं वो वैसा ही प्रिंट करके दे देते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे ये बेटर लगा, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी, तो किसी भी मीडियम का स्टूडेंट हो उसको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखो, इस ऐप के बारे में आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। अब इसके बाद, मतलब इस टेबल के बारे में, भारत में कमजोर समूहों में गरीबी का वितरण। अब आपको पता है भारत के अंदर जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, वो कमजोर अवस्था में है, वो बहुत ही वीक सेक्शन है, मतलब इकोनॉमिकली वीक है, सोशली वो बहुत वीक है। तो क्या है, कुछ सामाजिक समूह ऐसे हैं जैसे अनुसूचित जाति, जैसे अनुसूचित जनजाति, जैसे आर्थिक समूह, ठीक है, या ग्रामीण कृषि मजदूर, शहरी आकस्मिक मजदूर, ये जो है गरीबी के प्रति ज्यादा वल्नरेबल है, ज्यादा संवेदनशील है। मतलब इन सेक्शंस को ज्यादा गरीबी झेलनी पड़ती है। कौन कौन है? SC लोग हैं, ST लोग हैं, कुछ ऐसे इकोनॉमिक ग्रुप हैं जैसे गांव के अंदर कोई किसान है, ठीक है, या शहरों के अंदर कोई श्रमिक है, कोई लेबर है, कोई मजदूरी का काम कर रहा है, वो लोग गरीबी से ज्यादा परेशान है। ठीक है, एक परिवार के भीतर आय की असमानता है। एक ही परिवार में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और हर इंसान की कमाई जो है वो अलग है। तो क्या कह रहा है कि एक ही परिवार के अंदर वहां पे भी इनकम की इनइक्वालिटी, आय की असमानता आप देखने को मिलते हैं। गरीब परिवारों में सभी के सभी पीड़ित होते हैं। जो गरीब फैमिली है उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है, लेकिन कुछ दूसरों की तुलना में अधिक परेशान है। जैसे गरीब परिवार में भी
पुरुष को इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी महिलाओं को होगी, क्योंकि महिला बचा खुचा खा रही है, बच गया तो खा लिया, नहीं बचा तो नहीं खाया। पुरुष कितना भी गरीब हो अपनी शराब तो पिएगा ही, अपनी बीड़ी तो पिएगा ही। वो ये नहीं देख रहा कि इस बीड़ी के बंडल से मैं घर में एक वक्त की रोटी ले आऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है, तो गरीबी पूरे परिवार को झेलनी पड़ती है, लेकिन उस परिवार में से भी कुछ सेक्शन ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा गरीब है ना, जो बहुत ज्यादा गरीब है। रमिता, आप जैसे क्लास 9 शुरू हुआ है, क्लास 9 के नोट्स मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिए, ठीक है, आप पढ़िए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप कह रही हैं कि 12वीं तक के नोट्स पहले ही दे दूं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि हिंदी कन्वर्ट करने के लिए मैंने दिया हुआ है। इंग्लिश में चाहिए तो बात अलग होती है, लेकिन अभी हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने टीम को बोला हुआ है, वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही कन्वर्ट होता है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बुजुर्ग, महिला, शिशु, ये ज्यादा गरीबी में भी ये सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, ठीक। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, आप समझना मेरी बात को। ये क्या है, ये शेड्यूल ट्राइब है, सबसे ज्यादा परेशान गरीबी से शेड्यूल ट्राइब वाले लोग हैं। ये कौन है, ये जो खेती नहीं कर रहे लेकिन शहरों के अंदर कृषक हैं, ये वो लोग हैं। सबसे कम गरीब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशो है, मतलब कुल मिला के गरीबी के भी लेवल देखे जा रहे हैं, यानी जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, वृद्ध, ये ज्यादा गरीबी से परेशान है। अब इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या डिस्पैरिटी है, या मैं कहूँ इंटरस्टेट में क्या क्या डिस्पैरिटी है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे बहुत कम गरीबी है। हर राज्य में गरीबी लोगों का अनुपात एक जैसा नहीं। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे गरीबी का स्तर बहुत कम है, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, बिहार और उड़ीसा में गरीबी का स्तर बहुत ही ज्यादा है, टोटल इंडिया के लेवल से भी बहुत ज्यादा है। इंडिया में टोटल लगभग 22% लोग गरीब हैं, लेकिन यहाँ तो न जाने कितने 45-45% लोग गरीब है, यानी बिहार और उड़ीसा के अंदर गरीबी बहुत ही ज्यादा है, खाने को भी नहीं मिलता। पंजाब और हरियाणा में कृषि अच्छी है, इसलिए गरीबी वहां पे कम है, ठीक है, इसलिए गरीबी जो है वो वहां पे कम है। केरल ने क्या किया, केरल ने लोगों को शिक्षा देनी शुरू कर दी, केरल ने लोगों को रिसोर्स बनाना शुरू कर दिया, संसाधन बनाना शुरू कर दिया। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए केरल में भी गरीबी जो है वो कम है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से गरीबी कम करने में मदद मिली है। पश्चिम बंगाल के अंदर ये स्टेटमेंट बनी थी EMRS में। वेस्ट बंगाल के अंदर क्या हुआ था, वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स, बहुत सारे भूमि सुधार लिए गए हैं, है ना, बहुत सारे भूमि सुधार लिए गए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसके कारण वहां गरीबी कम हुई है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, इंटरस्टेट डिस्पैरिटी, एक राज्य से दूसरे राज्य में गरीबी जो है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, बिहार और उड़ीसा में बहुत बुरा हाल है, हरियाणा पंजाब में कृषि के कारण गरीबी कम है, पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार के कारण गरीबी कम है। तो केरल के अंदर मानव संसाधन बहुत अच्छा है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, साक्षरता दर बहुत ऊंची है, इस कारण गरीबी कम है। तो ये स्टेटमेंट बनती है कि कहां पे किस कारण गरीबी कम है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खाद्यान्न का सार्वजनिक वितरण सुधारने के लिए गरीबी कम है, मतलब वहां पे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो वहां पे सरकार के द्वारा लोगों तक अनाज पहुंचाया जाता है, वो प्रोसेस बहुत अच्छा है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, इसलिए वहां गरीबी कम है। तो अगर कोई पूछे पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार के कारण गरीबी कम है, यस, ये बिल्कुल सही है। भारत, हरियाणा और पंजाब में भूमि कृषि के कारण गरीबी कम है, यस, इट इज राइट, इट इज ट्रू। असर्शन रीजन में आते हैं इस तरीके के सवाल। फिर कोई पूछे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर गरीबी क्यों कम है, क्योंकि वहां पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि खाद्यान्न वितरण सुधार बहुत ज्यादा किए गए हैं, इसके कारण गरीबी कम है, ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ पे दी हुई है। भारत में गरीबी के कारण क्या है, अब इसको देखो, ठीक है। भारत में गरीबी के कारण, अब ब्रिटिश राज से ही, जब अंग्रेज भारत के अंदर थे तब से ही भारत की आर्थिक डेवलपमेंट जो है वो गिरने लगी थी। मतलब पहले हम काफी ज्यादा पैसा कमाते थे, लेकिन जब से अंग्रेज आए हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम रहा, आर्थिक विकास का स्तर जो है काफी निम्न रहा, बहुत कम रहा। ऐतिहासिक कारण इसके लिए है, ठीक है। एक तो रीजन ये है कि अपने यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर है, अपने यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत कम है। अब ये प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इसको समझो। शब्द क्या आया, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है पर कैपिटा इनकम,
इसको समझते हैं। ये सीधा सीधा सवाल बन सकता है किसी भी पेपर में। प्रति व्यक्ति आय देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, आपके देश की कुल राष्ट्रीय आय, आपके देश की टोटल नेशनल इनकम, या मैं कहूं कुल राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या। कुल राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या। अब जैसे मान लीजिए एक देश के अंदर 5 लोग रहते हैं, मैंने क्या कहा कि एक देश के अंदर केवल 5 ही लोग रहते हैं, और उस देश की कमाई 200 रुपए है, और लोग कितने हैं 5, तो 40 रुपए प्रति व्यक्ति आय आ गई, यानी हर इंसान के पास 40 रुपए होने चाहिए। ये जो है पर कैपिटा इनकम निकल गई है। जितनी ज्यादा जनसंख्या होएगी, यानी जितना ज्यादा यहाँ पे जनसंख्या जितनी ज्यादा होएगी, प्रति व्यक्ति आय उतनी कम होती जाएगी, उतनी घटती जाएगी, जिससे क्या होगा, इंसान की जो जिंदगी का स्टैंडर्ड है वो कम होता जाएगा, क्योंकि उसके प्रत्येक इंसान के हाथ में पैसा बहुत कम आ रहा है ना, क्योंकि प्रत्येक इंसान के हाथ में पैसा बहुत कम आ रहा है इस कारण। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है वो हमने समझा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, उसके बाद हरित क्रांति का प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। तो हम क्या कर रहे हैं कि किन किन कारणों से भारत के अंदर गरीबी है। पहला तो बताया ब्रिटिश टाइम से ही अपने यहाँ पे आर्थिक विकास नहीं हुआ। दूसरा रीजन हमने जनसंख्या ज्यादा बताया, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो गया। तीसरा कारण क्या है, भारत में जो हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो कुछ ही भागों में आया था। अब आपको क्वेश्चन बताना है, आंसर ये करना है कि किन किन क्षेत्रों में भारत में हरित क्रांति आई थी। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पर्याप्त नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगार जो है झुग्गियों में रहते हैं, जिसके कारण गरीबी एक शहरी घटना, एक अर्बन फिनोमिना बन गया है, ठीक है। आय में असमानता बहुत ज्यादा है, इनकम में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। किसी के पास बहुत सारी जमीन है, किसी के पास जमीन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। किसी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, किसी के पास रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं है। तो भारत के अंदर असमानता बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक जैसे खर्च, मतलब कि यहाँ पे रिलीजियस सेरेमनीज देखी जाती है, धर्म के नाम पे बहुत सारे धार्मिक समारोह देखा जाता है, ठीक है। उसके लिए भी बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च करना पड़ता है। छोटे किसानों द्वारा उधार के पैसे से कृषि आदान जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीद। जो छोटे छोटे किसान हैं वो क्या कर पाते हैं, वो क्या करते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, कहता है कि जो अन्य कारक हैं, पहले तो हमने समझा, अब अन्य कारक क्या है, धर्म के नाम पे अपना खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज छोटे किसानों द्वारा उधार के पैसे से कृषि खरीदी जा रही है। मतलब जो छोटा किसान है वो लोन ले रहा है ब्याज पे, अब उसका ब्याज चुका नहीं पा रहा है, ठीक है, जिसके कारण वो ऋणग्रस्तता यानी कि इनडेप्टनेस, हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस हो जाता है। ऋण इतना महंगा मिलता है उनको, इतना ज्यादा ब्याज पे उनको लोन मिलता है कि वो लोग वो लोन चुका नहीं पाते, जिसके कारण वो ऋणग्रस्तता के शिकार हो जाते हैं। और ऋणग्रस्तता का उच्च स्तर गरीबी का कारण और प्रभाव दोनों। ऋणग्रस्तता का उच्च स्तर, ये स्टेटमेंट असर्शन रीजन में बन चुकी है, और ये बात बिल्कुल सही है। जितना ज्यादा ऋण होगा किसी इंसान पे, वो उतना ज्यादा गरीब बनता जा रहा है और उतनी ज्यादा वो परेशान होता जा रहा है, ठीक है। तो क्या क्या कारण है वो मैंने आपको बताया, आपको बता देना है हरित क्रांति। बहुत बढ़िया बताया आंसर सबने। ऋतु आपको बताना है एरिया, मैंने वीट या राइस नहीं पूछा, आपको एरिया बताना है। ठीक है, गरीबी निवारण के उपाय, अब किस किस तरीके से गरीबी को निवारा जा सकता है, गरीबी को ठीक किया जा सकता है। अब देखो मेनली दो मुद्दे हैं। एक तो अपने को आर्थिक विकास बढ़ाना है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है, आर्थिक विकास बढ़ जाता है, तो गरीबी अपने आप कम हो जाएगी। एक तो अपने को आर्थिक विकास को बढ़ाना है। विकास दर 1970 के दशक में लगभग 3.5% प्रति वर्ष के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दौरान लगभग 6% हो गई। क्या कह रहा है ये, 1970 में अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो थी 3.5%, 1980 और 1990 में ये बढ़कर हो गई 6%। उच्च विकास दर ने गरीबी कम करने में बहुत ज्यादा मदद की, यानी जितना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होता गया, जितना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया, जो गरीबी है वो कम होती चली गई, ठीक है। इसलिए यह स्पष्ट हो रहा है कि आर्थिक विकास और गरीबी में कमी के बीच एक मजबूत संबंध है। क्या संबंध है, असर्शन रीजन के सवाल बनते हैं यहां से। आर्थिक विकास
जितना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उतनी कम गरीबी वहां देखी जाएगी। यानी दोनों के अंदर एक मजबूत संबंध है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो है वो साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है। आर्थिक विकास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जितनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी उतनी ज्यादा नौकरियां निकलेगी, उतने ज्यादा अवसर आपको मिल रहे हैं पैसा कमाने के। तो आर्थिक विकास क्या करता है? आर्थिक विकास अवसरों को व्यापक बनाता है, मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। मतलब अगर ह्यूमन डेवलपमेंट आपको करना है तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आर्थिक विकास से होगा। आर्थिक विकास का मतलब अच्छे स्कूल बनना, अच्छे हॉस्पिटल बनना, हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी होना, शिक्षा की फैसिलिटी अच्छी होना, ये सारों का मतलब आर्थिक विकास है। और ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन बढ़ेगा, उतनी ज्यादा गरीबी कम होगी। तो ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। या फिर बहुत सारे गरीबी विरोधी कार्यक्रम जो है वो चलाए हैं। अब यहां से सवाल बनते हैं फैक्चुअल, बिल्कुल ध्यान से इन बातों को पढ़ोगे, बिल्कुल ध्यान से चीजों को देखोगे। जैसे मनरेगा लेके आए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, मनरेगा जिसको कहते हैं। मनरेगा 2005 में आ गया था। 2010 में इसके आगे ये एम भी जोड़ दिया, महात्मा गांधी जोड़ दिया आगे। पहले ये सिर्फ नरेगा था, ठीक है, 2005 में ये सिर्फ नरेगा था। पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या होता है? इसमें 100 दिन का काम मिलता है। किसको मिलेगा 100 दिन का काम? जो अनस्किल्ड लोग हैं, जो अनस्किल्ड लोग हैं रूरल एरिया के, शहर के लोगों को नहीं, जो अनस्किल्ड लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, उनको 100 दिन का काम मिलेगा। इसके लिए क्या होता है? आपको अपने सरपंच के पास रजिस्टर करवाना होता है, फिर वो सरपंच जो है आपका रजिस्ट्रेशन आगे भेजता है, जहां से आपको 100 दिन का काम मिलता है। अगर 15 दिन के भीतर भीतर, जब से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उसके 15 दिन के भीतर भीतर अगर आपको काम नहीं मिला तो आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी, आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 15 दिन के अंदर अंदर काम देने की गारंटी मनरेगा देता है। तो ये मनरेगा ने क्या किया? गरीबी को कम किया। यानी 100 दिन तक वेतन रोजगार प्रदान करना ही इसका लक्ष्य है। ठीक है, इसका उद्देश्य सूखे, वनों की कटाई, मिट्टी के कटाव के कारणों को सतत विकास करना है। मतलब इससे क्या होगा? इन लोगों से क्या करवाया जाता है? मिट्टी खुदवाई जा रही है, जंगल में पेड़ लगवाए जा रहे हैं, तो इस तरीके से ये काम सतत विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब ये भी कह दिया कि जितनी भी नौकरियां बांटेंगे मनरेगा में, जितनी भी नौकरियां बांटेंगे, 1/3 नौकरियां जो है विमेंस के लिए रिजर्व की जाएगी, 1/3 नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। पहला तो है मनरेगा। दूसरा क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, आपको एक होमवर्क दे रही हूं, आपको इन सभी योजनाओं के जिस साल ये शुरू हुए हैं आपको वो साल बताना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस साल शुरू हुई है आपको बताना है। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या करता है? ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार अवसर पैदा करता है। मतलब जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है गांव के क्षेत्रों में और छोटे छोटे शहरों में, उनको रोजगार प्रदान करवाता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। फिर कौन सा है? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसमें भी ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का काम, खुद का रोजगार शुरू करवाता है। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसका उद्देश्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के मिश्रण के माध्यम से सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को स्वयं सहायता यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में संगठित करता है। क्या करता है ये? एक तो आपको बैंक से ऋण दिलवा देता है, दूसरा सरकार के जो सामान होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि मैं तो सिलाई सेंटर चलाऊंगा या चलाऊंगी, तो आपको जो सिलाई मशीन है वो सिलाई मशीन आपको सब्सिडाइज्ड रेट पे सरकार से दिलवा दी जाएगी, छूट पे आपको वो दिलवा दिया जाएगा सामान, जिससे आप अपना बिजनेस जो है वो रन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है? बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के मिश्रण के माध्यम से सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में संगठित कर देता है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं। मैं आपको बता दूं सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं और इससे क्या फायदा होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता संगठन, ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बिल्कुल ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है? 15 से 20 लोग मिलके 15 से 20 लोग मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं। अब ये लोग जो हैं एक काम को, एक व्यापार को शुरू करते हैं अपने थोड़े थोड़े पैसे मिला के। भाई एक ने 10,000 दे दिए, एक ने 20,000 दे दिए, इस तरह कर करके ये अपने काम को शुरू कर लेते हैं।
अब ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गया। अब ये अगर बैंक में लोन लेने जाएंगे तो इनको लोन सस्ता मिल जाएगा, मतलब इनको ब्याज बहुत कम लगेगा अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप कोई लोन बैंक में लेने जाता है तो। दूसरा, इनको बैंक में कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता, इनको कुछ भी गिरवी राशि नहीं रखनी होती, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवा दिया जाता है इस स्कीम के द्वारा। और इससे क्या होता है, उनको बैंक से आसान किश्तों पे ऋण मिल जाता है और ऋण लेके वो अपने व्यापार को शुरू कर सकते हैं। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में स्वरोजगार नहीं दे रहे हैं, इसमें क्या किया जा रहा है, बैंक से लोन दिलवाया जा रहा है और सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है आपके व्यापार के काम के लिए, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में संगठित करके लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना इसका उद्देश्य है। मिक्स हो जाएंगे पेपर में कौन सा किसका उद्देश्य है, तो पहले ही बता रही हूं, ध्यान से पढ़ लो कौन सी योजना किससे संबंधित है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामोदय यानी ग्राम का उदय करना है। इसमें क्या होता है, गांव के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय यानी रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, बिजली, सड़क, पानी, इनके ऊपर काम किया जाता है। अतिरिक्त सहायता पंचायतों को दी जाती है। तो ये गांव के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भी चलाई है। तो कौन कौन सी योजना है, नरेगा योजना है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी है, नरेगा के बाद कौन सी हमने पढ़ी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना हमने पढ़ी। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पढ़ी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना पढ़ी, ये योजनाएं हमने पढ़ी। अब ये योजना तो बना दी कागजों पे, अब इनको इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम आती है, इनको लागू करने में क्या प्रॉब्लम आती है, वो हमें समझना है। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज एक बार थम्स अप दे दी, कोई भी डाउट अगर आपको यहां तक है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे निकलती है विजेता, अभी बता देती हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे निकलती है। अगर आपको कोई भी डाउट है यहां तक तो प्लीज पूछ लीजिए। विजेता का सवाल है मैम, इकोनॉमिक ग्रोथ 3.5% या 6% कैसे पता लगता है, तो उसको मैं बता देती हूँ कैसे पता लगता है। देखो भाई कैसे पता लगता है, अपना जो देश है, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है, फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये अपना वित्तीय वर्ष होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च अपना वित्तीय वर्ष होता है। अब इनको ना 3 3 महीनों के टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, ठीक है, कहते हैं क्वार्टरली, क्वार्टरली ऐसे कहते हैं, मतलब इसके 4 हिस्से बना लेंगे, 12 मंथ्स के 4 हिस्से बना लेंगे, यानी 3 3 महीना। सबसे पहले अप्रैल, मई, जून, ठीक है, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, और फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, इस तरीके से पूरे साल को बांट लिया। अब क्या होता है, यू देखेंगे अप्रैल, मई और जून के अंदर 2023 के अंदर हमने कितना कमाया था। मान लीजिए भारत को इनकम हो रही है 100 रुपए की, और अब अप्रैल, मई और जून 2024 में भारत ने कितना कमाया है, यानी इस क्वार्टर को हम कंपेयर कर रहे हैं अगले साल के इसी क्वार्टर से। मान लीजिए कमाया है 120 रुपए, तो हम क्या कहेंगे, 20% ग्रोथ देखी गई। हम क्या कहेंगे, 20% इकोनॉमिक ग्रोथ देखी गई। ऐसे ही फिर अगले क्वार्टर को अगले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, फिर अगले क्वार्टर को अगले क्वार्टर से, इस तरीके से क्वार्टर क्वार्टर जो है वो कंपेयर किया जाता है, पहला तरीका। और फिर पूरे साल का भी, कि 2023 के अंदर हमने इतना कमाया, 2024 में हमने कितना कमाया, का जो डिफरेंस निकाला जाता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस तरीके से भारत के अंदर ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। चलो, अभी इसको कार्यान्वयन करने में, इसका इम्प्लीमेंटेशन करने में क्या प्रॉब्लम आती है वो देखते हैं। एक तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, क्योंकि टारगेट नहीं पता लगता, अपने को ये नहीं पता कौन गरीब है कौन अमीर है। अब तुम एक बात बताओ, जो व्यक्ति 2400 किलो कैलोरी खा रहा है वो तो गरीब नहीं है, और जो 2399 किलो कैलोरी खा रहा है वो गरीब है ना। समझ आ रही है बात, मतलब ये गरीबी के जो टारगेट लिए हैं आपने, ये किस आधार पे लिए हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा।
कि भाई कौन गरीब है। बड़ी बड़ी कोठियों वालों के येलो राशन कार्ड बने हुए हैं, और बिल्कुल जो बेचारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने की नौबत आ रही है उनके ग्रीन राशन कार्ड बने हुए हैं। जबकि होना उल्टा चाहिए, जो नीडी पर्सन है उसका ही बीपीएल कार्ड बनाओ। तो ये कोई डिपू वाला मेरा जानकार था, तो मेरा उसने पीला कार्ड बना के दे दिया। जो सच में नीडी है उसको हरा कार्ड थमा दिया, जिसपे ज्यादा सुविधाएं नहीं मिलती। तो ये दिक्कतें आती है। सबसे पहले आप टारगेट नहीं कर पाते कि ये स्कीम किसको जा रही है, किसको नहीं जा रही, किसको फायदा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा। ठीक है, एक तो सही लक्ष्यीकरण नहीं है, राइट टारगेटिंग नहीं, पहली चीज। दूसरी, इसके अलावा योजनाओं में बहुत अधिक ओवरलैपिंग है। मतलब कि आपने 10 योजना चला दी, 10 की 10 योजना एक ही काम कर रही है। ये वाली योजना भी रोजगार उत्पन्न कर रही है, ये वाली भी रोजगार, ये वाली भी रोजगार। ऐसे लगता है ये लोग उसमें कवर हो जाएंगे, वो कह रहा है उसमें कवर हो जाएंगे, बंदा कवर ही नहीं हो रहा कहीं, यानी बंदा कहीं इंक्लूड ही नहीं हो रहा, रोजगार मिला ही नहीं उसको। तो ओवरलैपिंग बहुत है योजनाओं की, और हर योजना में कम से कम 20-20 हजार करोड़ रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं, पैसे का वेस्टेज हो रहा है। एक स्कीम बनाओ एक काम के लिए, और फिर उसको देखो कि क्या वो स्कीम वो काम कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही। नहीं कर पा रही तो उसको बंद करो। यहाँ क्या हो रहा है, 10-10 स्कीम एक ही मोटो, एक ही उद्देश्य के लिए चलाई जा रही है। तो योजनाओं में बहुत अधिक ओवरलैपिंग है। फिर उसके बाद जो लोग सच में पात्र हैं, उस लाभ को लेने के लिए सच में डिजर्व है, वहां तक चीजें पहुंचती ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसलिए निगरानी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए प्रत्येक स्कीम की, कि किसको फायदा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा। आगे की चुनौतियां क्या है उसको देखो। आगे की चुनौतियां ये है कि एक तो असमानता बहुत ज्यादा है। अलग अलग राज्यों में गरीबों में असमानता बहुत ज्यादा है। एक राज्य ऐसा है जहां गरीबी बहुत कम है, एक राज्य ऐसा है जहां गरीबी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कुछ इकोनॉमिक ग्रुप्स जैसे SC ST वाले लोग, महिलाएं, वृद्ध, ये ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गरीबी से परेशान है। तो इस चीज को खत्म करो। ठीक, फिर उसके बाद सिर्फ लिमिटेड पार्ट, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि गरीबी की आधिकारिक परिभाषा लोगों के लिए वास्तव में गरीबी का क्या मतलब है, इससे केवल एक सीमित हिस्सा ही बताती है। गरीबी की वास्तविक परिभाषा पूरी नहीं है। मतलब कि आप परिभाषा से क्या कर लोगे, वो परिभाषा ही ठीक नहीं है। यह जीवन के उचित स्तर की बजाय न्यूनतम निर्वाह स्तर के बारे में बताती। कितनी अच्छी लाइन है, आप इस बात को समझो कि वो ये नहीं बताती आपके लिए क्या सही है, वो ये बता रहा है गरीबी के अंदर कि कम से कम इतना तो होना चाहिए। ये नहीं बता रहा कि आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, वो कह रहा है कम से कम ये तो होना चाहिए। मतलब कि उचित चीजें नहीं बता रहा, न्यूनतम चीजें बता रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी एक गरीबी की परिभाषा में ही प्रॉब्लम है। फिर इंसान की डिग्निटी, गरीब जो है ये कह देते हैं ये तो गरीब है, फिर उसका समाज के अंदर स्तर गिरता जाता है, लोग मिलना पसंद नहीं कर रहे, तो जिसके चलते जो है दिक्कत होती। फ्यूचर आउटलुक, भविष्य में क्या करेंगे, ग्रोथ देखेंगे, टारगेट करके लोगों का मतलब गरीबी जो है वो कम करेंगे, ये कुछ नहीं है, यहाँ से सवाल नहीं बनता है। फिर दिलचस्प बातें क्या है इसको समझो। सोशल एक्सक्लूजन का क्या मतलब है, सामाजिक बहिष्कार का क्या मतलब। ये कहते हैं कि मतलब कि मान लीजिए ये एक सोसाइटी है। ठीक है, इस सोसाइटी के अंदर ये 15 लोग हैं, इस सोसाइटी के अंदर कोई मान लीजिए 5 लोग हैं। तो ये 4 लोग एक ग्रुप बना ले अपना, और इसको कह दे कि तुझे भाई किसी मेले वेले में तुझे नहीं आना, क्योंकि तू गरीब है तो तू हमारी पार्टी में नहीं आ सकता, क्योंकि तू गरीब है तो तू इस भंडारे में नहीं आ सकता। तो इसका क्या कर दिया, इसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। ठीक है, इसको कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन। मतलब बाकी लोग इंजॉय कर रहे हैं, बाकी लोग आसपास घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हर चीज से मिलजुल रहे हैं, लेकिन एक बंदे को अलग कर दिया, इसको सामाजिक बहिष्कार कहा जा रहा है। वल्नरेबिलिटी क्या होता है, गरीबी के प्रति संवेदनशील का क्या मतलब है। मतलब जब गरीबी जो है बहुत ज्यादा परेशान किसी को कर रही है, उसको कहते हैं वो गरीबी के प्रति बहुत संवेदनशील है। फॉर एग्जाम्पल, ये है जिसका नाम है रीता। ठीक है, ये है जिसका नाम है बबीता। अब जो रीता है वो कभी गरीब है कभी अमीर है, बबीता हर वक्त ही गरीब रहती है। तो ये जो है ज्यादा वल्नरेबल है, ये ज्यादा संवेदनशील है गरीबी के प्रति। तो जो गरीबी से बहुत ज्यादा प्रभावित है, वो गरीबी के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अब क्लास 9वीं का लास्ट चैप्टर आता है भारत में खाद्य सुरक्षा, इसको पढ़ते हैं। यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? मुझे जल्दी से बता दीजिए, मनरेगा में कितने दिन का रोजगार मिलता है, जल्दी से बता दीजिए कितने दिन का रोजगार मिलता है मनरेगा। फास्ट स्टूडेंट्स,
मनरेगा में कितने दिन का रोजगार मिलता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दोगे। भारत में खाद्य सुरक्षा, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है भोजन उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। सांस लिए बिना आप 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक रह सकते हो। भोजन खाए बिना मान लिया 10 दिन तक रह लोगे, फिर दिक्कत होएगी। यानी कि 2 वक्त का भोजन हर किसी को मिलना ही चाहिए। खाद्य सुरक्षा का मतलब है 2 वक्त का भोजन। और खाद्य सुरक्षा में 3 चीजें जरूरी है। ये अब की बार EMRS 2024 ने पूछ लिया। क्या पूछ लिया कि खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है? भोजन की उपलब्धता होना, भोजन की पहुंच होना और भोजन का सामर्थ्य होना। वहां 4 ऑप्शन दे दिए और कह दिया इनमें से कौन इससे संबंधित नहीं है। तो भोजन की सुरक्षा का मतलब, खाद्य सुरक्षा का मतलब है खाद्य भोजन आपके लिए अवेलेबल हो, ठीक है, दूसरा आपके लिए एक्सेसिबल हो, तीसरा आपके लिए अफोर्डेबल हो। क्या मतलब समझो। सबसे पहले देश के अंदर भोजन होना चाहिए। अगर भोजन है देश के अंदर तो वो हमारी पहुंच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भोजन मिलेगा 7 कोस मील दूर जाके, अपनी पहुंच में होना चाहिए, हम उसको खरीद सके, इतने उसके दाम होने चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए वो, ठीक है, हम उस हमारे लिए वो समर्थ होना चाहिए, हम उसको खरीद सके, वो अवेलेबल होना चाहिए, हमारी पहुंच में होना चाहिए, एक्सेसिबल, हम उस भोजन तक पहुंच सके और पहुंच के हम उसको खरीद सके। ये 3 चीज जब होगी इसको हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, भोजन की उपलब्धता का मतलब क्या है, देश के अंदर खाना उत्पादित होना चाहिए, ठीक है, कुछ खाने का भंडार जो है वो इकट्ठा भी होना चाहिए, गोदामों में स्टॉक रखा होना चाहिए, यानी पिछले वर्ष का स्टॉक भी होना चाहिए। एक्सेसिबल का मतलब क्या है, भोजन हर व्यक्ति की पहुंच के भीतर हो, फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, हर व्यक्ति की रीच में आए, ठीक है। सामर्थ्य का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति के पास अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा हो। आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपने लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीद लो। जब ये तीनों चीजें, उपलब्धता, अभिगम्यता यानी एक्सेसिबिलिटी और सामर्थ्य हो जाता है, उसको ही खाद्य सुरक्षा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, ठीक है। बहुत बढ़िया बताया। 100 डेज की 100 डेज का काम मिलता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा मुझे यूं बताओ कि मनरेगा आया कब था, कौन से साल में मनरेगा आई थी, जल्दी से कमेंट करके बता दोगे, ठीक है। मनरेगा कौन से साल में आया है ये बता दोगे। अब भूख की बात करते हैं। भूख जो है खाद्य असुरक्षा का संकेत देने वाला एक और पहलू है। अगर कहीं पे भूख ज्यादा है मतलब वहां पे फूड सिक्योरिटी नहीं है, वहां पे खाद्य सुरक्षा नहीं है, या तो खाद्य अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल है तो व्यक्ति की पहुंच से बहुत दूर है, और पहुंच में भी है तो महंगा बहुत है, तभी व्यक्ति भूखा है। तो भूख का मतलब क्या होता है, भूख खाद्य असुरक्षा का संकेत देने वाला एक और पहलू है, ठीक है। यह केवल गरीबी को ही नहीं बताता, ये दो और बात बताता है। हंगर के 2 आयाम है, ठीक है, हंगर के 2 आयाम है, दीर्घकालिक और मौसमी। क्रोनिक हंगर क्या होता है, ये क्या है, ये क्या कह रहा है, जहां पे आपको ना तो क्वांटिटी में पूरा मिलता ना ही क्वालिटी में पूरा मिलता, इसको कहते हैं क्रोनिक हंगर। यानी क्रोनिक भूख मात्रा या गुणवत्ता के मामले में लगातार अपर्याप्त आहार का परिणाम है। ये क्या कह रहा है कि क्वांटिटी और क्वालिटी की टर्म में अगर आपको खाना भरपूर नहीं मिल पा रहा है तो क्रोनिक है, ठीक है। मौसमी भूख क्या है, यानी ये मान लीजिए कुछ वर्ष ऐसे आ गए जहां पे कटाई करनी थी लेकिन उसी वक्त ओलावृष्टि गिर गई और खाना जो है बर्बाद हो गया, सारी फसलें खराब हो गई बारिश के कारण, तो उसको क्या कह रहे हैं, मौसमी भूख। मतलब वो आप हमेशा भूखे नहीं हो, वो तो किसी मौसम के कारण, किसी कटाई वटाई के कारण ही खाना जो है खराब हो गया, उसको कहते हैं सीजनल हंगर। तो 2 तरीके के हंगर है, ये बताया मैंने आपको। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों की मौसमी प्रकृति के कारण और शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक मजदूरों के कारण प्रचलित है। मतलब कि जो ये कभी कभी वाली गरीबी या भूख होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सीजनल हंगर कहते हैं। गांव के अंदर बारिश ज्यादा आ गई या नहीं आई, उस कारण फसल खराब हो गई, उस कारण मौसमी भूख फैल गई। या फिर शहरों के अंदर जो लेबर है वही नहीं मिल रही, कैसे बोओगे खेतों को, कैसे काटोगे, जिसके कारण सारी फसलें खराब हो गई। तो 2 रीजंस यहाँ पे बताए हैं कि किस तरीके से ये सीजनल हंगर होता है। क्रॉनिक हंगर, जहाँ पे व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाला खाना नहीं मिल रहा, क्वालिटी वाला खाना नहीं मिल रहा। और जो सीजनल हंगर है वो मौसम से संबंधित है, वो मैंने आपको बताया। हमें जरूरत क्या है खाद्य सुरक्षा की, हमको जरूरत क्या है, बहुत बढ़िया 2005 में मनरेगा आया है, वेरी गुड। हमें जरूरत क्या है, मुझे जल्दी से बता दो।
खाद्य सुरक्षा के अंदर कौन से 3 शब्द मैंने समझाए हैं। खाद्य सुरक्षा में खाने का क्या-क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बता देंगे कि खाद्य सुरक्षा के अंदर क्या-क्या होना चाहिए। ठीक है? खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? हमें नीड क्या है फूड सिक्योरिटी? एक तो सबसे ज़्यादा हमें जो गरीब लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उसका कल्याण सुनिश्चित करना है, उसका वेलफेयर करना है। ठीक है? उसका वेलफेयर करना है, इसलिए खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। दूसरा, भूकंप, बाढ़, सूखा, इन स्थितियों से निपटने के लिए, क्योंकि कहीं बाढ़ आ गई तो मचेगी, ठीक है, कहीं पे भूकंप आ गया, भूख तो मचेगी वहां पे। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए भी हमको खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा में हम कुछ सारा सामान तो गोदामों में जोड़ के भी रखते हैं। अब खाद्य असुरक्षा के प्रति संवेदनशील लोग, कौन ऐसे लोग हैं जहां पे सबसे ज्यादा भूख देखी गई है, जो सबसे ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हैं खाद्य सुरक्षा से? कौन ऐसे लोग हैं? देखो, सबसे बुरी तरह प्रभावित लोग हैं भूमिहीन लोग, जिनकी खुद की लैंड नहीं है, लैंडलेस पीपल, जिनके पास या तो बहुत कम लैंड है या कोई जमीन नहीं है। और जो पारंपरिक कारीगर है, मतलब ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, चमड़ा है, चमड़े वाला मोची है, ठीक है, लुहार है, ये जो लोग हैं, ये बहुत ज्यादा गरीबी या भूख से परेशान रहते हैं। ठीक है? जो छोटे छोटे स्वरोजगार श्रमिक, मतलब पटरियों पे कोई 4-5 पेन लेके बैठा है, पेन बेच रहा है, ठीक है, तो छोटे स्वरोजगार श्रमिक जो है, या भिखारी लोग जो है, डेस्टिट्यूट्स जो है, इंक्लूडिंग बैगर्स, ये जो है, ये सब भूख से बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है? क्या क्या बताया मुझे? कैपेबिलिटी नहीं विजेता, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। वेरी गुड रजनी, रजनी ने बिल्कुल सही बताया है। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। वेरी गुड रमिता, बहुत अच्छा। तो चलते हैं आगे। देखो क्या कह रहा है। शहरी क्षेत्रों के अंदर अगर हम बात करें तो खाद्य असुरक्षित परिवार वे हैं जिनका, जो अब शहरों के अंदर क्या प्रॉब्लम है, शहरों के अंदर वही लोग भूख में रहेंगे जिनके यहाँ पे जो काम कर रहा है बंदा, उसको पर्याप्त वेतन नहीं मिल रहा। ठीक है? पर्याप्त वेतन उसको नहीं मिल रहा तो भूख रहेंगे। एससी, एसटी और ओबीसी के कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके पास या तो भूमि नहीं है या बहुत ही कम भूमि है, जिससे प्रोडक्शन नहीं हो पाता और वो भूखे रह जाते हैं। ठीक है? प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ लोग यहाँ से वहां चले गए, माइग्रेट हो गए, वो भी भूख से बहुत परेशान रहते हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो खाद्य असुरक्षित आबादी का हिस्सा है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कह रहा है ये? जो प्रेग्नेंट विमेन्स हैं या जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं, उनमें भी देखा गया है कि कुपोषण बहुत ज्यादा है, यानी वो खाद्य असुरक्षा को झेल रहे हैं। 1970 के दशक के बाद भारत में हरित क्रांति आ गई थी, मैंने बताया। ठीक है? और देश उस दौरान भी अकाल से बचा रहा जब विपरीत मौसम स्थितियां रही। मतलब हरित क्रांति आने से क्या हुआ, इतना सारा अनाज हो गया कि आपने गोदाम बना के गोदामों में उस खाने को स्टोर कर लिया। अब खाने को स्टोर करने से क्या हुआ, जब विपरीत परिस्थितियां आई, जब मौसम बिगड़ा, जब बाढ़ आ रही है या सूखा आ रहा है, तो हमारा देश भूखा नहीं मरा। ठीक है? हमारा देश भूखा नहीं मरा। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने के कारण भारत पिछले 30 वर्षों में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। मतलब कि अलग अलग तरीके की फसलें हम उगाते हैं जिसके कारण हम अब आत्मनिर्भर हैं। ठीक है? बल्कि हम दूसरे को भी दे देते हैं अपना सामान जो है। अब बफर स्टॉक क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझना। बफर स्टॉक क्या होता है, मैं आपको ना ये पूरा सिस्टम बताती हूँ, एमएसपी वगैरह क्या होता है। अब देखो, आपको एक बात पता होगा, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होएगी, जितना ज्यादा उत्पादन होएगा, यानी उतनी ज्यादा सप्लाई बढ़ गई, उतनी ज्यादा आपूर्ति बढ़ गई सामान की। ठीक है? उतनी ज्यादा आपूर्ति बढ़ गई। अब आपूर्ति ज्यादा है और मांग कम है, आपूर्ति ज्यादा है, मांग कम है, भाई सामान बहुत सारा पड़ा है, दुकान वाला कह रहा है आओ और ले जाओ, सेल लगा देंगे, यानी कि सामान जो है वो सस्ता हो जाएगा, चीजें जो है वो सस्ती हो जाएगी। और जब कभी भी आपकी सप्लाई कम है और मांगने वाले बहुत हैं, मांग बहुत ज्यादा है, आपूर्ति बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है सामान की, अब दुकान वाले के पास सामान नहीं है और कस्टमर क्या कह रहे हैं, मुझे भी गेहूं दो, मुझे भी गेहूं दो, पर गेहूं है ही नहीं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, चीजें महंगी हो जाएंगी, चीजें महंगी हो जाएगी। अब देखो क्या होता है, फसल को बोने से पहले, फसल को बोने से पहले, फसल को बोने से पहले 24 फसलों के लिए
2024 फसलों के लिए भारत सरकार क्या करती है, किसानों को कहती है कि हमें नहीं पता आपका उत्पादन कितना होगा, हमें नहीं पता आपका उत्पादन कितना होगा, लेकिन बाजार के अंदर अगर आपका माल सस्ता बिक रहा है तो हम आपको ज्यादा पैसे देके वो पहले ही कह देंगे कि हम तो 10 रुपए प्रति किलो गेहूं खरीदेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, 10 रुपए प्रति किलो गेहूं, ये एमएसपी अनाउंस कर दिया। एमएसपी क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या है एमएसपी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कम से कम इतना तो आपको हर हालत में देंगे ही देंगे। मार्केट में आपका सामान सस्ता बिके या महंगा बिके, महंगा बिके तो मार्केट में जाके बेच लो, और सस्ता बिक रहा है तो हम आपको ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। ये पहले ही रेट डिसाइड कर देते हैं, जिसको एमएसपी कहते हैं। ठीक है, अब किसान को कह दिया सरकार ने कि फला फसल का हम आपको इतना रुपया देंगे, इसको क्या कहते हैं? एमएसपी। अब किसान ने फसल बोई, किसान ने फसल बोई तो इसे कौन खरीद लेता है? जो एफसीआई वाले हैं, जो फूड कॉरपोरेशन इंडिया है, यानी जो भारतीय खाद्य निगम है, वो किसान से अनाज को खरीद लेते हैं, और एफसीआई वाले इनको एमएसपी पे वो सारे पैसे दे देते हैं और अनाज ले लेते हैं और इनको गोदाम में ले जाके रख देते हैं। एफसीआई के गोदाम होते हैं बड़े बड़े, इनको गोदाम में ले जाके रख देते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बफर स्टॉक। हमने क्या किया? हमने स्टॉक, हमने एक भंडार इकट्ठा कर लिया, जो जब कभी भी दिक्कत आएगी तो उस समय उस भंडार का हम यूज करेंगे देश के अंदर उसको बेचने में, या उसको बहुत फ्री में या फिर सस्ते दामों में उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। इसको कहते हैं बफर स्टॉक। ठीक है, और एमएसपी क्या होता है वो भी आपको समझ आ गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको सरकार किसानों से वादा करती है कोई भी फसल बोने से पहले। सवाल बनता है कटाई के बाद, बुआई के बाद, तो बोने से पहले ही सरकार अनाउंस कर देती है हम इस फसल का इतना दाम आपको दें, जिसको कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। कौन अनाउंस करता है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस? एमएसपी को कौन अनाउंस करता है? सीएसीपी। सीएसीपी जो है वो एमएसपी को अनाउंस करती है, एमएसपी की घोषणा करती है। ठीक है, ये फूड मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय का ही एक हिस्सा है सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ठीक है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो इसकी घोषणा करते हैं। एक बात और बता दूं आपको, जो शुगर केन है, जो गन्ना है, गन्ने के लिए शब्द यूज होता है एफआरपी। गन्ने के लिए शब्द क्या यूज होता है? एफआरपी, एमएसपी नहीं होता। गन्ने के लिए कहते हैं कि एफआरपी अनाउंस हुआ है, बाकी चीजों के लिए कहते हैं एमएसपी अनाउंस हुआ है। एफआरपी का मतलब क्या होता है? फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, इसको कहते हैं फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। सिर्फ गन्ने के लिए ये शब्दावली यूज की जाती है। ठीक है, इस एफआरपी को भी कौन अनाउंस करता है? सीएसीपी ही इस एफआरपी को भी अनाउंस करता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी कि क्या होता है। देखो, ये बताया हुआ है, अनाज, गेहूं, चावल का भंडार एफसीआई खरीदता है, जिसको हम बफर स्टॉक कहते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। फिर क्या कहा जाता है? किसानों को उनकी फसलों के लिए पहले ही घोषणा कर दी जाती है, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कहा जाता है। ठीक है, बुआई के मौसम से पहले ही, हर साल बुआई के मौसम से पहले ही, यानी बिफोर सोइंग एमएसपी अनाउंस होता है। बुआई के सीजन से पहले ही एमएसपी को अनाउंस कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से सवाल बनते हैं। खरीदे गए अनाज को अन्न भंडार में संग्रहित किया जाता है, यानी कि अब जो अनाज एफसीआई ने खरीद लिया उसको गोदामों में इकट्ठा किया जाएगा। बफर स्टॉक घाटे वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब तबके के बीच अब क्या होगा? इशू प्राइस किसको कहते हैं? निगम मूल्य किसको कहते हैं? निर्गम मूल्य। एक और नई स्टेटमेंट आई है, निर्गम मूल्य किसको कहते हैं? क्या कहता है? बफर स्टॉक घाटे वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब तबके के बीच बाजार मूल्य से कम कीमत पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बनाया जाता है। अब देखो क्या हो रहा है, मान लीजिए बाजार के अंदर रेट चल रहा है 10 रुपए पर केजी। ठीक है, लेकिन सरकार आपको दे रही है 4 रुपए पर केजी पे। तो जो ये दाम आया है ना, जो ये डिफरेंस आया है, कितने का? 6 रुपए पर केजी का, इसको कहते हैं हम इशू प्राइस, के कितने प्राइस पे सरकार ने आपको फसलें बेची है। इसको कहते हैं निर्गम मूल्य। क्या कहा जाता है? निर्गम मूल्य, कि कितने दाम पे आपको फसलें बेची गई, कितने पे मार्केट में मिल रहा है सामान, कितने पे सरकार ने आपको दिया है, इसको हम इशू प्राइस या निर्गम मूल्य कहते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, अब बात को समझना। मैंने आपको क्या बताया कि किसान ने अनाज को बोया, किसान ने अनाज को बोया, किसान से अनाज कौन ले गया? एफसीआई वाले ले गए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे एफसीआई वाले ले गए। इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ये राशन डिपो पे ले गए, डिपो पे ले गए, ठीक है, अलग अलग राज्य सरकारों को भेज दिया और अलग अलग डिपो पे ले गए, और डिपो वाले क्या करेंगे, हम तक इस राशन को पहुंचा रहे। तो जो ये बांटने का तरीका है, इसको क्या कहा जाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जो ये बांटने का तरीका है, इसको क्या कहते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंग्लिश में कहा जाता है इसको, पीडीएस शॉर्ट में कह देते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। आपके घरों में भी मैसेज आता होगा राशन डिपो वालों का, भाई आ जाओ अपना अनाज ले जाओ तुम, पीडीएस इसको कहते हैं, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब किसानों से एफसीआई ने सामान ले लिया, एफसीआई से अब राशन डिपो पे, और राशन डिपो फिर हम तक ये सामान को पहुंचा रहा है। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, यहां तक बातें समझ आ गई? कोई डाउट है क्या? जल्दी से थम्स अप दे दीजिए अगर किसी को डाउट है तो, यहां तक फास्ट स्टूडेंट्स जल्दी। जल्दी बता दीजिए यहां तक किसी को कोई डाउट है तो। ये राशन डिपो वाले आपको जितने दाम पे देते हैं, इसको कहते हैं फेयर प्राइस। क्या कहते हैं इसको? फेयर प्राइस। राशन डिपो वाले आपको जितने प्राइस पे ये अनाज दे रहे हैं, उसको कहते हैं फेयर प्राइस, ठीक है, या फेयर प्राइस शॉप कह दो, उचित मूल्य की दुकानें कह दो, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से बोलते हैं। पीडीएस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, फेयर प्राइस क्या होता है उसको बता दिया। अभी जो है पूरे देश में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं, 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन कार्ड वाला कोई भी परिवार हर महीने नजदीकी राशन की दुकान से, मतलब कि 35 किलो अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलो चीनी आदि खरीद सकता है। मतलब लिमिट बनाई हुई है, पीले कार्ड वाले इतना लेंगे, गुलाबी कार्ड वाले इतना लेंगे, हरे कार्ड वाले इतना ले सकते हैं, तो इस तरीके से पूरा ये बना हुआ है, ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है, आज के दिन क्या है? देखो भाई, यहां से सवाल हर साल बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कब से शुरू हुआ? ये 1992 तक था। पूरे भारत के अंदर गरीब लोगों को अनाज बांटना है, ठीक है। इशू प्राइस क्या था, ये यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, लगभग ये 2 रुपए 34 पैसे तो गेहूं है, और 2 रुपए 19 पैसे लगभग चावल है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से बांटा। एक बार अपनी बुक खोल लेंगे क्लास 9वीं की इकोनॉमिक्स, वहां पे ये टेबल जरूर पढ़ लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है आर का मतलब है राइस, डब्ल्यू का मतलब है व्हीट। अब जो है आरपीडीएस यानी कि रिजर्व्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है। 1992 में रिजर्व्ड यानी आरक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलती है, जो सिर्फ उन बैकवर्ड ब्लॉक, जितने भी पिछड़े एरिया है, वहीं पर ही अनाज जाएगा, ठीक है। 20 किलो अनाज जो है ये वहां पे बांटना है, किस कहां पे? सिर्फ पिछड़े इलाकों में, आरपीडीएस में सिर्फ पिछड़े इलाकों में खाना जाएगा। फिर आ गया टारगेटेड पीडीएस, कब आया? 1997 में आया। इसमें जो गरीब हैं और जो गरीब नहीं है, दोनों तरीके के लोगों को 35 किलो अनाज जो है वो दे रहे हैं। किस दाम पे, वो आप बुक में देख लोगे, यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है। फिर अंत्योदय अन्न योजना नाम की एक स्कीम चलती है 2002 में, जो बहुत गरीबों से भी गरीब हैं उन लोगों को खाना देना है, 35 किलो अनाज उनको मिलता है। फिर जो एपीएस पेंशन आई, उसमें क्या आया, ये कह रहा है सिर्फ अन्नपूर्णा स्कीम आई। फिर अन्नपूर्णा स्कीम, एपीएस जिसको कह रहे हैं, 2000 के अंदर अन्नपूर्णा स्कीम आई, जिसमें जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन है, उनको 10 किलो अनाज जो है पर सीनियर सिटीजन बंदे को 10 किलो अनाज देने का वादा किया। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 के अंदर, जिसमें हर महीने 5 किलो एक इंसान को खाना मिलेगा,
ठीक है, तो इस तरीके से ये स्कीम आई। इस टेबल को अपनी बुक से जरूर कर लोगे, नोट्स में तो आपको साफ दिख जाएगा, लेकिन यहाँ बोर्ड पे थोड़ा सा ब्लर है। ठीक है, नया है, सब नया है रानी, चिंता मत कीजिए। नॉट विजिबल, आई नो गीता, इसीलिए ही मैं कह रही हूँ कि ये एक बार बुक में से देख लोगे, अदरवाइज जो नोट्स मैंने दिए हैं वहां पे आपको दिखाई दे रहा है। पर मैं बार बार कह रही हूँ, ये जो टेबल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार यहाँ पे मैं मार्क करूँ उतने कम है ना। देखो ये क्या कह रहा है, 2000 में एक योजना आई, अंत्योदय अन्न योजना, एक अन्नपूर्ण योजना। अन्नपूर्ण योजना में जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो सीनियर सिटीजन है, उनको 10 kg फूड ग्रेन्स देना है। जो अंत्योदय अन्न योजना है वहां पे पिंक कार्ड वालों को 35 किलो अनाज मिलता है। तो ये दो स्कीम जो है, जिसके बारे में टेबल में भी लिखा हुआ। अब इसके संचालन में प्रॉब्लम क्या है, जो पीडीएस सिस्टम है इसके संचालन में प्रॉब्लम क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, ये चैप्टर बस खत्म होने वाला है हमारा। अब देखते हैं हम, जो पीडीएस सिस्टम है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके चलने में क्या दिक्कत है। ठीक है, पीडीएस प्रणाली के संचालन में समस्याएं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। देखो, एफसीआई के गोदाम अनाज से भरे हुए हैं, और कुछ अनाज सड़ रहा है, कुछ को चूहे खा रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। अपने पास गोदाम इतने नहीं है जितना अनाज हो गया है, बहुत ज्यादा अनाज अब भारत के साथ हो गया है। अब उच्च स्टॉक स्तर के कारण अनाज की बर्बादी हो रही है। जब अनाज सड़ रहा है, सड़ा हुआ अनाज ही लोगों को दिया जा रहा है, यानी क्वालिटी गिर गई, क्वालिटी गिर गई। ठीक है, अब जब खरीद रहे हैं, हाई कैरिंग कॉस्ट इन एडिशन टू वेस्टेज। अब क्या होगा, जब अनाज खराब हो गया, भाई हमने तो 100 किलो खरीदा था, उसमें से 30 किलो खराब हो गया, तो जो बचा 70 किलो था वो महंगा पड़ा ना आपको, या 30 किलो तो नुकसान हो गया। तो 70 किलो अनाज को अब आप महंगा बेचोगे, है ना। कोई नहीं प्रीति, मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, मैं नोट्स में ऐड कर चुकी हूँ, नोट्स पढ़ लेना, नोट्स में है। ठीक है, गुणवत्ता में गिरावट के कारण अब जो है, जो वहन लागत है, मतलब आधा तो अनाज ही खराब हो गया, क्वालिटी गिर गई, जिसके कारण अब अनाज अपने को महंगा पड़ने लगा। अब क्या कह रहा है कि ज्यादातर दो ही फसलों पे ध्यान केंद्रित है, गेहूं और चावल में, और कुछ समृद्ध क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी, आंध्र प्रदेश, कुछ हद तक पश्चिम बंगाल। यहाँ पे जो है, किसानों को प्रेरित किया जाता है गेहूं और चावल पे एमएसपी देने में। अब दो चीजें तो आपने दे दी सस्ते में, बाकियों का क्या होगा। यानी कि आपको गरीबों को हर तरीके का खाना देना चाहिए ना, जिससे उनका पूरा पोषण हो। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स आप दे रहे हो, चावल और गेहूं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, क्या हुआ वसा का, क्या हुआ प्रोटीन का, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है भारत के अंदर है। फिर चावल की खेती में पानी के उपयोग के कारण जल स्तर में गिरावट आ रही है। अब जब चावल चावल पे प्राइस दिया जाएगा सरकार के द्वारा कि हम आपका चावल खरीद लेंगे, हम चावल के लिए इतने पैसे दे देंगे, तो किसान क्या करेगा, चावल ज्यादा बोएगा। चावल ज्यादा बोता है तो पानी ज्यादा लगता है चावल की खेती में, चावल की खेती में पानी का यूज बहुत होता है, जिससे क्या होगा, अब जल स्तर जो है वो गिर जाएगा। ठीक है, वाटर लेवल जो है वो गिर जाएगा। पीडीएस डीलर कभी कभी बेहतर मार्जिन पाने के लिए अनाज को खुले बाजार में ले जाते हैं। अब कभी कभी क्या करते हैं राशन वाले, आपको अनाज नहीं दे रहे, आपके अनाज को मार्केट में बेचाते हैं, कहते तुम्हारा अनाज आया ही नहीं है हमारे पास, और तुम्हारे अनाज को मार्केट में जाके बेच देते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम भी है। ठीक है, और क्या दिक्कत है यहाँ पे, यहाँ पे कई दुकान वाले सस्ते में नहीं देते, राशन डिपो वाले बीच में खाते हैं। सरकार ने कहा 4 रुपए प्रति किलो अनाज देना है, ये 8 रुपए प्रति किलो दे रहे हैं, यानी छूट नहीं देते परिवार को। तो ये दिक्कतें जो है यहाँ पे देखी जाती। खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की क्या भूमिका है, कोऑपरेटिव्स की, रोल ऑफ कोऑपरेटिव, सहकारी समितियों की क्या भूमिका है, देखेंगे क्या कह रहा है ये। देश के दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियां महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। ईएमआरएस पिछले साल का सवाल है। ठीक है, कि क्या कोऑपरेटिव्स निभा रही है रोल, और किस क्षेत्र में निभा रही है, दक्षिण हिस्से में और पश्चिमी हिस्सों में, यानी कि साउथ में और वेस्टर्न एरिया के अंदर। तमिलनाडु में लगभग 94% जो फेयर प्राइस शॉप है उनको सहकारी समिति कोऑपरेटिव्स चला रहे हैं। दिल्ली में मदर डेयरी, ये दूध को, सब्जियों को इनको उपलब्ध करा रही है, ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, और इनके जो रेट हैं दूध में, जो मदर डेयरी का दूध मिलता है, उस सबके प्राइस जो है दिल्ली सरकार ने कंट्रोल किए हुए हैं, दिल्ली सरकार उन रेट्स को डिसाइड कर रही है। ऐसे ही गुजरात में अमूल है, गुजरात में अमूल, वो ऐड देखते हो ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, ये भी एक सहकारी समिति है जिसको गुजरात में चलाया जा रहा है।
महाराष्ट्र के अंदर विकास विज्ञान अकेडमी है, एडीएस जिसको कह रहे हैं, अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। जितनी भी फुल फॉर्म आएगी ध्यान से देखोगे, फुल फॉर्म पूछी जाती है पेपर में। डेवलपमेंट ऑफ अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसका काम भी क्या है? ये ग्रेन बैंक चलाते हैं, अनाज बैंक, यानी कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनकी एक नेटवर्किंग बना देते हैं जगह जगह पे अनाज पहुंचाने के लिए। ठीक है, कहाँ पे है ये महाराष्ट्र के अंदर है। चलो जी, अब दिलचस्प बातों की बात करते हैं। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, और श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन के जो जनक हैं, जो फादर हैं, वो कौन है? वर्गीस कुरियन। क्या नाम है इनका? वर्गीस कुरियन। इनको श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। श्वेत क्रांति 1970 में इंडिया में आती है, ठीक है, जिसके अंदर दूध का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये क्या है? लोगों का न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है चाहे गरीब नहीं है, हर इंसान को 5 किलो प्रति व्यक्ति पैसा मिलता है। ठीक है, जो ये वाला कानून है ये गांव की 75% आबादी को खाना दे रहा है और शहरों के 50% आबादी को खाना दे रहा है। ठीक है, जो भारत में राशनिंग की शुरुआत हुई, ये राशन डिपो की शुरुआत 1940 से हुई, जब बंगाल में अकाल पड़ता। सब्सिडी क्या होती है? जो सरकार छूट देती है, मतलब वह भुगतान, कोई सामान मान लो 100 रुपए का है, सरकार कह रही है उसके 30 रुपए हम दे देंगे, तुम 70 रुपए में खरीद लो। ठीक है, इस बंदे से सिर्फ 70 रुपए लो, बाकी 30 रुपए हम दे देंगे दुकान वाले को, इसको सब्सिडी कहा जाता है। तो क्या है सब्सिडी, वो हमने देखा। और यहाँ आपकी क्लास 9वीं की जो इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये लगती बच्चों जैसी है लेकिन सवाल बहुत बनते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें फोर्थ चैप्टर ही है, ठीक है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, ये चंडीगढ़ में भी आया होगा, बिल्कुल। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से आते हैं। अभी ना मैं एक डी प्लस बी वगैरह के पीवाईक्यू जब अपन शुरू शुरू करेंगे ना, 1-2 दिन में शुरू कर रही हूँ, तब आप देखना कितने सारे, क्या सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी से, सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब जो है क्लास 9वीं की हिस्ट्री का एक दो दो चैप्टर मैंने हिस्ट्री के आज अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, उसको ना अभी उसके अंदर ना कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करूंगी, पहले उसको सुन लेना, वो आपको बेस बता देगा। क्लास 9वीं की हिस्ट्री का जो चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नाजी वाला, हिटलर वाला, मतलब जो वो है रशियन रिवॉल्यूशन था शायद साथ में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और हिटलर वाला जो चीजें हैं, गीता इसके हैंड रिटन नोट्स नहीं, जहां जरूरत लगती है वहीं बनाती हूँ। ठीक है गीता, जहां जरूरत लगती है वहीं बनाती हूँ। अब ये कि ये लाइन लिखनी है, थ्योरी वाली चीज है। नेट में भी आते हैं एनसीईआरटी से, यस, वहां थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बना के दे देते हैं। का कंसेप्ट यही है, लेकिन क्वेश्चन का प्रकार थोड़ा मुश्किल बना। आज क्या ऐड किया? जो इसमें है वो सब कुछ ही तो बताया पूजा, क्या ऐड किया है? कुछ तो हाथ पे कॉपी पेन कुछ तो चलाओ। और हैंड रिटन नोट्स वहीं बनाती हूँ जहां जरूरत है। सबसे ज्यादा हिस्ट्री को याद करने में दिक्कत होती है, तो हिस्ट्री में हैंड रिटन नोट्स आप सबसे ज्यादा देखोगे। ठीक है, और मेनली हिस्ट्री के ही बनाऊंगी, क्योंकि बाकी चीजें तो समझने की है, वैसे भी समझ आ जाएगा। अब मुझे यूँ बता दो, अगला सब्जेक्ट हम पॉलिटी शुरू करें या ज्योग्राफी शुरू करें? मेरे हिसाब से ज्योग्राफी कर देना बेटर है, बिकॉज सबसे ज्यादा क्वेश्चन डी प्लस बी में आपके ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के देखे मैं। बाकी आप बताइए क्या राय है आप लोगों की? ज्योग्राफी करें नाइन्थ की? अभी हम नाइन्थ की ही करेंगे। नाइन्थ की ज्योग्राफी करें या नाइन्थ की हम पॉलिटी शुरू करें? क्या करें? अच्छा, वो
अरे हाँ रजनी, आज देती हूँ, आज देती हूँ, आज देती हूँ टेस्ट। जेता इंटरकनेक्शन नहीं है 9वीं और 10वीं की इकोनॉमिक्स में, इसलिए सोच रही हूँ मैं 9वीं को कंप्लीट करके फिर 10वीं पे चलते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास, हाँ डी ट्रिपल एस बी की तो इस संडे मिलेगा गीता। मिठाई तैयार रखो, प्रीति अब की बार करा के मानेंगे।